नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया अमेरिका को हथियारों के सबसे बड़े सौदागर के रूप में जानती है। अमेरिका की जो हथियार इंडस्ट्री है वो बहुत ही विशाल है। दुनिया भर को हथियार बेचती है और ये भी माना जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी दरअसल वॉर इकोनॉमी है। हथियारों और युद्धों के बल पर वो सरवाइव करती है और फ्लोरिश करती है। अब हालत अगर ये हो जाए कि अमेरिका इस वजह से युद्ध को लड़ने से पीछे हट जाए कि उसके पास हथियार नहीं है, तो सोचिए कितनी हास्यास्पद बात होगी, कितनी विरोधाभासी बात होगी कि जो दुनिया भर को हथियार बेचता हो, सबसे बड़ा हथियार का विक्रेता हो, उसी के पास हथियारों की कमी हो जाए और इस वजह से उसे जंग से पीछे हटना पड़े। लेकिन ये सच्चाई है, ये हो रहा है। ईरान पर लगातार 13 रातों तक बमबारी करने के बाद अब ट्रंप पीछे हट रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि इस वार को अब हम और एस्केलेट करेंगे और तेज करेंगे, लेकिन अब 2 दिनों से वो शांत हैं। अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है और जवाब में ईरान ने भी बमबारी रोक दी है, तो 2 दिनों से खामोशी है। लेकिन ये खामोशी कोई इस बात के एहसास से नहीं हुई है कि अमेरिका को लग रहा है कि अब युद्ध तो जीत लिया, या कोई रणनीति ऐसी है जिसमें अभी चुप बैठना ठीक है। ये मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की, और उनको उनके जितने भी वरिष्ठ सलाहकार हैं, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, उन सब के साथ जो मीटिंग हुई उसमें उन्हें यही सलाह दी गई कि अभी आप युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। इस मीटिंग में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी थे और उन सब ने कहा कि बड़े पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू करने से सेंट्रल कमांड मध्य पूर्व का संचालन के लिए उपलब्ध इंटरसेप्टर खतरनाक रूप से कम हो जाएंगे। ये इंटरसेप्टर यानी पैट्रियट और थॉट जैसी मिसाइलें जो कि अमेरिका की तरफ से ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करती हैं, रोकती हैं। ईरान जो मिसाइल दागता है, ड्रोन दागता है, उनको रोकने के लिए इनका इस्तेमाल होता है और अब यही उसके पास कम पड़ रहे हैं और कम पड़ रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में ट्रंप जिद पर अड़े रहे कि हमें अब ईरान को और सबक सिखाना है या और हमले करना है, बड़ी जंग लड़ना है या ज़मीनी लड़ाई पर भी उतरना है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। न केवल उसके लिए बल्कि उसके जो खाड़ी के सहयोगी देश हैं उन पर भी जोखिम बढ़ रहा है, उनकी भी परेशानियां बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरे मसले हैं, जैसे होर्मुज के बंद होने की वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उधर हूती ने भी लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ से भी तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। तो जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि जो अमेरिका है वो मजबूर है, ट्रंप हैं जो हैं मजबूर हैं, और इस वजह से उन्हें अब खामोश रहना पड़ रहा है। ये ईरान की एक और विजय है। एक के बाद एक जीत हासिल किए जा रहा है ईरान। पहली जीत तो जब युद्ध विराम करने के लिए मजबूर हो गए थे ट्रंप, तभी हासिल की थी। फिर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ उसमें जो अपर हैंड दिखा ईरान का, साफ तौर पर दिखा कि बहुत सारी शर्तें उसकी मान ली गई, वो एक जीत थी। अब ये एक और जीत हुई जब अमेरिका युद्ध से पीछे हट रहा है। संकट क्या है अब ये देखते हैं। ये हथियारों की कमी कैसे हो गई जबकि अमेरिका हथियारों का बड़ा सौदागर है। तो युद्ध से पहले अमेरिका के पास जो लगभग पैट्रियट इंटरसेप्टर जो थे 2330 थे। शुरुआती 39 दिनों में, जो कि 28 फरवरी से अप्रैल के युद्ध विराम तक युद्ध चला, उसमें तकरीबन 1000 से 1500 ये पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हो गए, यानी 45 से 61% स्टॉक इस पर खर्च हो गया। अब उसके बाद बचे मुश्किल से
1000 के आसपास, 1200 के आसपास पैट्रियट और बचे। लेकिन जुलाई में फिर से जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1500 से ज़्यादा इस्तेमाल हुए, 1000 से कम बताए गए, कुछ इसी तरह की संख्या थी। और जिसकी वजह से जो स्टॉक था वो लगभग बिल्कुल मिनिमम पर आ गया। और जो दूसरी जगहों पर तैनात पैट्रियट मिसाइल्स थी उनको भी जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये 12-13 दिन तो चल गए, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल हो गई। ध्यान रखिए, एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख से ज़्यादा है, $40 लाख, जबकि जो ईरान का ड्रोन है वो $5000 में बन जाता है। तो इतना अंतर है, 5000 वर्सेस $40 लाख। तो ये भारी भी पड़ रहा है, महंगा भी पड़ रहा है। और इसकी जो उत्पादन है, जो सालाना उत्पादन होता है वो 550 से 650 के आसपास था। और 2026 में, इस साल, उसे केवल 172 नए पैट्रियट मिसाइल मिले हैं वहाँ की सेना को। और हालांकि लक्ष्य ये था कि 2000 पैट्रियट मिसाइल का प्रोडक्शन प्रति वर्ष बढ़ाना है, लेकिन ये 2030 तक हो पाएगा। अभी जो प्री वार आपका स्टॉक था अमेरिका का, उस तक लौटने में भी 2029 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पैट्रियट मिसाइल की ये स्थिति है। अब आते हैं थर्ड इंटरसेप्टर पर। जो युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 360 थर्ड इंटरसेप्टर थे। युद्ध में 190 से 290 तक खर्च हो चुके हैं, यानी 52% से लेकर 80% तक का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। उत्पादन इनका बहुत धीमा है। पहले साल में 48 से 96 के आसपास बनते थे, और इस साल 2026 में कोई डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। और ये जो नष्ट हो गए हैं या उपयोग में आ चुके हैं थर्ड इंटरसेप्टर, उनकी भरपाई करने में भी 2029 के अंत तक का समय लगेगा। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो इंटरसेप्टर हैं वो अमेरिकी स्टॉक में कम हो गए हैं। और अब अमेरिका को अगर आगे युद्ध लड़ना है तो उसके पास वो है ही नहीं। अगर वो ज़्यादा एस्केलेट करेगा तो ईरान के पास मिसाइलों का अभी भी भंडार है। मिसाइलों और जो ड्रोन हमले हैं उनसे निपटने के लिए अगर वो बाकी के इंटरसेप्टर यूज़ करेगा तो एक तो उसके हथियार खत्म हो जाएंगे, महंगा पड़ेगा, और दूसरे ईरान के पास ज़्यादा घुसपैठ करने या ज़्यादा मार करने की क्षमता तय हो जाएगी, क्योंकि फिर इंटरसेप्टर को तय करना पड़ेगा कि कौन से हमले को रोकना है, कौन से को जाने देना है, और एक समय के बाद वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे जो खतरे बढ़ते जाएंगे, सेना पर दबाव बढ़ता जाएगा, होर्मुज पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए, और आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो ईरान को फ़ायदा होगा, जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहता है उसको फ़ायदा होगा उसका, और जो होर्मुज पर उसका कंट्रोल है वो और बेहतर स्थिति में आ जाएगा, और पुनर्निर्माण का समय ईरान को भी मिल जाएगा कि वो और भी जो स्टॉक कम हुआ है ड्रोन का या मिसाइल का, उसको और डेवलप कर ले। तो ये सारी चीज़ें ईरान के फेवर में जाएगी अमेरिका के खिलाफ। ईरान इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? कम लागत वाले लगातार हमले करेगा। ड्रोन और सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का जो एक मुश्त हमला है वो जारी रखेगा, और इंटरसेप्टर का नुकसान होगा अमेरिका का। बहुत ही सिलेक्टेड ठिकानों पर हमला करेगा ईरान, और उसको बचाने के लिए अपने ठिकानों को अमेरिका को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। होर्मुज पर वो दबाए बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा, मैंने अभी इसके बारे में बताया। और अब जब बातचीत होगी तो उसका फिर से अपर हैंड होगा, क्योंकि अमेरिका अब थक चुका है का संदेश देकर वो बेहतर शर्तों के साथ समझौता करने का दबाव डालेगा, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें हों,
चाहे प्रतिबंधों में राहत हो या होर्मुज पे नियंत्रण का मामला हो, तो ये हर मामले में उसका अपर हैंड हो जाएगा। और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में भी हूथियों और अन्य प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी ध्यान और संसाधनों को और वो बिखेर सकता है, जिसमें और भी मुश्किल पैदा हो सकती है अमेरिका के लिए। देखिए, अभी ईरान के जो नए धार्मिक नेता हैं मुस्तफा साहब, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह लड़ रहा है वही एक तरीका है जिससे हम लड़ेंगे। उन्होंने जिहाद की भी बात की है और लड़ाई लड़ने का जो जज्बा है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। तो एक तरफ ईरान है जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि उत्सुक है कि आओ तुमसे निपट लेंगे, और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो तुम दबाकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत में जाहिर है कि एडवांटेज ईरान को मिलना है। ईरान हर तरह से फ़ायदे में रहेगा और ये जो फ़ायदा है ये क्षेत्रीय राजनीति में भी साफ तौर पर दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां या देश जो हैं मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज़ हैं, उनको फिर ये एहसास होगा कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। ईरान से किसी न किसी तरह से हमें बनाकर चलना होगा, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि अमेरिका को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार शिकस्त दे सकता है और अमेरिका को दुम दबाने कर भागने के लिए विवश भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।